नमस्ते, मेरा नाम दोयल है। मैं एक क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ लैब डायरेक्टर हूँ। बहुत दिनों से मैं एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही थी, पर समहाउ आई कुड नॉट गेट टू इट। जिन लोगों के लिए ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यंग जनरेशन की फीमेल्स अभी फ़िलहाल अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हैं और बेबी प्लान नहीं करना चाहती या फैमिली प्लान नहीं करना चाहती, तो इसका एक लाइव एग्जांपल मेरे सामने बैठा है। मेरे दिमाग में आया कि व्हाई नॉट हैव अ डायलॉग एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या चलता है दिमाग में यंग प्रोफेशनल्स के। तो वेलकम टू द शो साक्षी। और साक्षी पिछले ऑलमोस्ट 4-5 मंथ से हमारे साथ है। शी हैंडल्स आवर सोशल मीडिया, हमारी सोशल मीडिया मैनेजर है और डॉक्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी हैंडल करती हैं। चलो, सबसे पहले तुम्हारी एज क्या है फॉर द ऑडियंस? वेल, थैंक यू सो मच मुझे इस सेशन का पार्ट बनाने के लिए। और मेरी एज 27 ईयर्स है फिलहाल। परफेक्ट एज। ओके। सो आर यू मैरिड साक्षी? नो, नॉट एट ऑल। मैरिड नहीं हूँ, लेकिन शादी हो सकती है। हाँ, वो तो सबकी हो सकती है। सो आई थिंक यू रिप्रेजेंट अ जनरेशन जो ज़्यादातर पीपल अराउंड मी, मैंने यही देखा है। बाई 27 हमारे टाइम में तो शादी हो जाती थी, पर अब नहीं होती है। अर्ली 30s तक ही नहीं होती है इनफैक्ट कई बार। सो साक्षी, मैरिज, फैमिली और ये सब के बारे में आपके क्या थॉट प्रोसेस है? व्हाट इज इट दैट यू वांट? तुम्हारी क्या इच्छा है, इफ एट ऑल वो पूरी हो? मतलब मैं यहाँ पर मेरा पर्सनल पॉइंट पे बताना चाहूंगी, साथ में मेरी जनरेशन के और भी जो मैंने अपने दोस्तों से सुनी है बातें। जब उन्हें पता चला कि मैं इंदौर इनफर्टिलिटी क्लिनिक में हूँ, तो उन्होंने मुझसे कई सवाल किए और उस पर मैंने चाहा कि आपसे डिस्कस कर लिया जाए, और साथ ही हमारी ऑडियंस को भी कुछ ये चीजें जिसके लिए अवेयरनेस नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है होना। तो हमारी एज एक ऐसी एज है जिसमें आज का जो यूथ है ना, वो सिर्फ अपने करियर के पीछे दौड़ रहा है कि उसे सिर्फ अपना करियर सेट करना है, बाकी सब चीजें साइड में रख देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि इन चीजों पे प्रायोरिटी देना होती है। होता आ रहा है हमारी सोसाइटी में। किस एज पे ये फीलिंग आती है आपके जनरेशन को वैसे? जैसे आफ्टर 21 और 22 इयर्स जब हो जाता है, तो एक लड़की के ऊपर और लड़के के ऊपर भी, मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत प्रेशर बनने लगता है शादी का। क्योंकि शुरुआत से हम सुनते आ रहे हैं हमारे घर में कि सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए, सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कतें आती हैं। पर ये नहीं पता कि दिक्कतें क्या आती हैं। तो अब यहाँ आने के बाद पता चला कि दिक्कतें तो बहुत आती है। तो वही चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरे कई दोस्तों के सवाल हैं कि अगर हम 25 अबोव एज में आ जाते हैं और जब 30 इयर्स के अराउंड हमारी एज आ जाती है, तो फिर हमारे ऊपर सवाल उठने लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, फर्टिलिटी को लेकर कि क्या ये हम मतलब जैसे भविष्य में कभी भी चाहें वो पेरेंट बन सकते हैं। इसके लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि आप लोगों ने, आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमनली अवेलेबल, इतने यूट्यूब वीडियोस वगैरह कि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, उम्र के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है। मेल की भी होती है, फीमेल्स की कुछ ज़्यादा होती है। तो 30 यू आर बोर्न विथ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स, है ना? और हर साइकिल में एक एक एग रिलीज होता है जब आप प्यूबर्टी रीच करते हो। और यू नो, आफ्टर द एज ऑफ 30 धीरे धीरे स्लो डिक्लाइन शुरू होता है एंड फास्ट पेस डिक्लाइन आफ्टर 35 शुरू हो जाता है। और उसका कारण मतलब ये आई थिंक एक वीडियो के जरिए समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला एक ग्राफ है, इसमें 12 साल की उम्र जो होती है एक एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी माना गया है, और करीबन उस उम्र में 3.5 लाख एग्स होते हैं आपके रिजर्व में। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, करीब करीब 25 की उम्र पे आपकी फर्टिलिटी का पीक माना जाता है, जिसे आपके 1,30,000 एग्स बचते हैं, जो कि 25% एग्स। इसी तरह से उम्र बढ़ते बढ़ते जब 30 पे आते हैं, तो यू आर ओनली लेफ्ट विथ 12% ऑफ योर एग्स, विच इज़ अबाउट 70,000। फिर धीरे धीरे 35 की उम्र के बाद, जिसे एडवांस मैटरनल एज भी कहा जाता है, उसमें आपके पास आपके रिज़र्व के सिर्फ 5% एग्स, यानी 30,000 एग्स बचते हैं, और जो कि और डिक्लाइन होते होते बाई द एज ऑफ 40 सिर्फ 3% यानी 3% एग्स बचते हैं। सो एज के साथ साथ फर्टिलिटी बहुत स्टेडीली डिक्लाइन होती है। एग के नंबर्स ही नहीं,
उसकी क्वालिटी भी बहुत डिक्लाइन हो जाती है। अब अगर बात करोगे क्या आफ्टर द एज ऑफ 35 आप अर्ली 30s में आप अगर शादी ही तब प्लान कर रहे हो तो इमीडिएटली कोई बेबी तो शायद ही प्लान करता हो आपके जनरेशन में। बिल्कुल नहीं, मतलब अभी तो हम लाइक जैसे मेरा एज 27 है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनमें 1-2 साल का शायद डिफरेंस है हम लोगों में, वो लोग तो नियर अबाउट 30 हैं, 30 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी शादी का कोई डिसाइड नहीं है, उनका कुछ प्लान नहीं है। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं कि फिर हम हमारी इस चीज को सिक्योर्ड रख सकते हैं आगे अगर देखें तो? देखिए आइडियली आफ्टर आप एट 27 की एज पे किसी को नहीं पता होता कि आज से 5 साल बाद उसके साथ क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा, पार्टनर कौन मिलेगा, पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस होगी, सिमिलर थॉट प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, किसी को नहीं पता। बट जो 100% पता है वो ये है कि भाई फर्टिलिटी तो डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे, एंड आपकी जनरेशन में और ज्यादा हो रही है। हमारे 27 आर नॉट कंपेरेबल टू योर 27 बिकॉज जो भी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, प्लास्टिक का यूजेज है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सो यू कैन नॉट कंपेयर 10 years बैक के भी जो जनरेशन थी उनको। आप एवरी डेकेड इज सीइंग अ चेंज, जो चेंज हमें इवन मेल फर्टिलिटी में देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको ये पता है कि बेस्ट टाइम टू प्रिजर्व योर फर्टिलिटी इज एज सून एज यू कैन, मतलब अर्ली 30s या लेट 20s, जब आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है तो आप उसके लिए एक डिसीजन लें। आप अपने फॉर अ फीमेल एग फ्रीजिंग या ओसाइट फ्रीजिंग जिसे कहते हैं वो करिए। इफ यू आर अ मैन इट इज सिंपलर, आप सिर्फ स्पर्म फ्रीज करते हो, सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। तो यही है एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का तरीका, अपने एग्स को फ्रीज कर लो आज, ताकि आज से जितने साल बाद भी जरूरत पड़ने पर आप उनको यूज करके एक बेबी प्लान कर सकते हो। ओके, तो मतलब अगर करंट एज में हमने एग फ्रीजिंग करवा ली तो मतलब 15-20 साल बाद कभी भी हम मतलब पेरेंट बनना चाहे तो 15-20 साल 15-20 साल बाद ये अगर 20 साल बाद तो तुम्हारी एज 47 हो जाएगी। 47 पे सिर्फ बेबी पैदा करना जरूरी नहीं होता, उसको बड़ा भी तो करना पड़ता है। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? चलो हाँ, लेट्स गो टू टेक्निकल थिंग्स। बाय ART गाइडलाइन एंड लॉ आप 10 years तक अपने गैमीट्स मतलब फॉर अ मेल स्पर्म, फॉर अ फीमेल एग्स, ये आप 10 years तक फ्रीज करके रख सकते हो। लेकिन 10 years के बाद आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन लेके उनको एक्सटेंड कर सकते हो। वो सिचुएशन है, वो चीजें तब डिसाइड होंगी। ओके, तो ये लॉ अभी ये कहता है एटलीस्ट 10 years तक तो आप कर सकते हो। मतलब 10 years के लिए तो फ्यूचर सिक्योर्ड है कि कभी भी हाँ जरूरत पड़ने पे यू कैन यूज इट। ओके, सी वैसे देखा जाए तो नॉट नेसेसरी कि आप उनका यूज करो ही। जैसे अगर आपकी मान लो आज से 2 साल बाद शादी होती है, नेचुरली यू वुड वांट टू ट्राई नेचुरली फर्स्ट, and by all chances you might be able to conceive and तुम्हें जरूरत ही ना पड़े इसकी। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट जो आपने करके रखा है स्ट्रेस फ्री होने के लिए, कि अगर मान लो आप में से अगर 100 फीमेल्स ऐसी होंगी जो लेटर एज पे शादी करती हैं, तो हर एक को फर्टिलिटी का इशू हो जरूरी नहीं है अर्ली 30s में, बट कुछ तो होंगी जिनको होगा, और जिनको होगा और उनकी अगर ऑलरेडी प्रिजर्व्ड हुई है तो वो ये इसको यूज करके वो बेबी प्लान कर पाएंगे। क्योंकि उस वक्त में अगर उनके पास ऑप्शन खुद का जेनेटिक चाइल्ड होने का ऑप्शन उस वक्त उनके पास नहीं है, ऐसा सवाल नहीं आएगा। दे ऑलरेडी हैव समथिंग which is their own oocytes and then they can plan their baby. ओके, सो ये जो इसका एग फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या प्रोसेस होता है और कितने समय का, मतलब एक दिन में हो सकता है? एक दिन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये प्रोसेस बिल्कुल IVF के प्रोसेस की तरह होता है, बस एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसमें आपको आपके ओवरीज को कुछ इंजेक्शंस के जरिए स्टिमुलेशन कहते हैं इस प्रोटोकॉल को, स्टिमुलेट किया जाता है ताकि आप एक से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस कर सको। नॉर्मली आप एक एग प्रोड्यूस करते हो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसमें इंजेक्शंस के जरिए आप एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करोगे, और इसको मॉनिटर करने के लिए आप ऑल्टरनेट डे या व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी पे आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग होती है।
और जब उसकी साइज एक पर्टिकुलर साइज पे आ जाते हैं उन फॉलिकल्स के, तब एक और इंजेक्शन दिया जाता है जिसे ट्रिगर शॉट कहते हैं। और उसके बाद एक oocyte हार्वेस्टिंग या ओवम पिकअप एक प्रोसीजर किया जाता है, जो कि माइल्ड सेडेशन 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आप लोगों के टर्म्स में जनरल एनेस्थीसिया कह लो, उसको सुनने में बड़ा लगता है, पर एक माइल्ड सा प्रोसीजर होता है। माइल्ड सेडेशन में 10-15 मिनट मैक्सिमम में वो आपके जो ओवरीज हैं उनमें से हम पंक्चर करके, मतलब एक छोटी सी सुई के जरिए हम फॉलिकल के अंदर का लिक्विड विद द एग निकाल लेते हैं, और वो ट्यूब्स के जरिए आईवीएफ लैब में पहुंच जाता है। ये आप अगर देखेंगे एक वीडियो में तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आईवीएफ लैब में जब ये जाता है, जो फॉलिकुलर फ्लूइड है उसमें से एग्स को निकाला जाता है, कुछ घंटे वेट करके, कुछ प्रोसेसिंग करके, फिर उनको एक एक क्रायो डिवाइस कहते हैं उनमें फ्रीज कर दिया जाता है, और फिर लिक्विड नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री के टेम्परेचर में इनको फ्रीज कर दिया जाता है, और क्रायो कैन्स के अंदर इन्हें स्टोर रखते हैं। ओके। कम से कम 12 से 14 दिन का तो सिर्फ ये प्रोसेस ही रहता है। पर अगर कभी आप डिसाइड करते हो कि आप सोशल रीजंस की वजह से ये फ्रीजिंग करना चाहते हो, तो इट मेक सेंस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हो सकता है आपको कुछ दवाइयाँ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह पहले दी जाए ताकि बेटर उस एग की क्वालिटी मिल सके। ओके, मतलब एग की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। एग की क्वालिटी ही मैटर करती है, बहुत वो ही सबसे ज्यादा नंबर एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये दोनों चीज है जो विद एज डिक्लाइन हो जाती है। ओके, सो लाइक जैसे एक बार अगर हमने ये प्रोसीजर करवा लिया, तो मतलब हमारा काम हो गया, या हमको ये चीज बार बार करवानी पड़ सकती है? देखो, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि तुम्हारा करंटली क्या ओवेरियन एंटर फॉलिकल काउंट कहते हैं, एएमएच लेवल्स कहते हैं, ये क्या है, कितने एग्स मिल सकते हैं उस पे। वर्ल्ड वाइड ऐसा कहा जाता है कि 8 मैच्योर एग्स के ऊपर आप एक लाइव बर्थ मतलब एक्चुअल बेबी होना, तो 8 मैच्योर oocyte पे एक लाइव बर्थ होने की संभावना होती है फॉर ऐसा जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो नॉट एवरी 27 ईयर ओल्ड इज लाइक यू। तुम्हारे जो एग काउंट होंगे उन किसी और के डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा तुम्हारे एक ओवेरियन स्टिमुलेशन जब हम करेंगे और जब हम हार्वेस्ट करेंगे उन एग्स को, तो उनके नंबर्स क्या हैं। अगर 12-13 जितने मिल जाते हैं तो दैट शुड बी सफिशिएंट टू गिव यू 1 लाइव बर्थ। अगर एक से ज़्यादा बच्चा चाहिए तो प्रोबेबली 2 साइकिल्स। ओके, सो ये डायनामिक है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, और वो सब जब आप करवाने जाओगे प्रोसीजर तभी पता चलेगा, अभी से बताना मुश्किल है। ओके, जैसे आपने बताया कि कुछ इंजेक्शंस देते हैं, ट्रिगर शॉट्स लाइक, तो इज इट पेनफुल? क्योंकि होता तो होगा, मतलब इंजेक्शन सुन के ही डर लगता है। डिस्कम्फर्ट इज मोर ऑफ अ वर्ड, पेन इज वेरी सब्जेक्टिव, हर इंसान को अलग अलग दर्द होता है ना, तो पेन इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। डिस्कम्फर्ट वर्ड यूज करना बेटर होता है। सी इंजेक्शंस कैन नेवर बी कंफर्टेबल, स्पेशली जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, तो डिस्कम्फर्ट तो होता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉबेबली 12 से 15 इंजेक्शंस लेने के बाद अगर कोई, और वो एक 20 डेज की तकलीफ लेने के बाद अगर आपकी रिप्रोडक्टिव फ्यूचर सिक्योर हो सकती है, तो मे बी इट्स वर्थ इट, अदरवाइज oocyte डोनेशन इज ऑलवेज एन ऑप्शन। या डेफिनेटली। अभी पूरी प्रोसेस में ऑफ कोर्स हर चीज पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच, कितना लगेगा, तो कॉस्टिंग क्या रहेगा इसका? देखो, जैसे मैंने समझाया कि कितने साइकिल्स करने हैं, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। बात करें एक साइकिल की, एक साइकिल ऑफ आप जब क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, एग फ्रीजिंग करेंगे, तो नेचुरली आप उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये पूरा प्रोसीजर का कॉस्ट अलॉन्ग विद फ्रीजिंग इट, दूसरा है एनुअली उसे ईयर ऑन ईयर रिन्यू करते रहने का, क्योंकि वो एक बार जो हमने स्टोर करके रखा है उस क्रायो कैनिस्टर को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, जिसका भी अलग खर्चा आता है ना। तो अगर हम बात करते हैं एक साइकिल ऑफ oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन की, तो टिपिकली अंडर 1.25 lakhs के अंदर, ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ एग्स पे, पर मैं एवरेज बता रही हूँ आपको।
और नॉर्मली जब हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं तो 2 से 3 साल, हमें पता है कि पेशेंट 2 से 3 साल तो मांगेगा नहीं एग्स, वरना वो क्यों ही प्रिजर्व करता ना। तो कुछ ये भी सेंटर टू सेंटर पॉलिसीज डिफर करती है। कुछ सेंटर एक साथ 5 साल का क्रायो प्रिजर्व करते हैं, कुछ सेंटर्स ईयर ऑन ईयर प्रिजर्व करते हैं। इट्स अ डायलॉग बिटवीन द पेशेंट एंड द क्लिनिशियन। और अभी जैसे अगर हमने ये चीज़ करवा ली, तो ऐसे तो मैंने अगर करवाया तो मेरे जैसे और भी कई लोग करवाएंगे, और जैसे आपने बताया कई क्लिनिक्स हैं, तो हर जगह वो चीज़ें होती होंगी। तो हमारे लिए मतलब हम कैसे सिक्योर्ड हो सकते हैं कि वो हमारा ही है जब भी हम उसको भविष्य में यूज करेंगे या फ्यूचर में उस कोई प्रोसेस में लेकर जाएंगे? देखिए, ये सेम जैसा आपको लग रहा है ये कि गैमी मेरे ही एग्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा, वैसे तो यही चीज तो आईवीएफ पेशेंट्स के साथ भी होती है। उनको भी यही रहता है कि भाई मेरे ही एग्स, मेरे ही स्पर्म, मेरे ही एम्ब्रियोज मुझ में जा रहे हैं कि नहीं। बट एवरी क्लिनिक हैज अ प्रोटोकॉल ऑफ डूइंग थिंग्स। इसमें आप ये कह सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ, मैं दूसरों का तो नहीं बता सकती, पर हमारे यहाँ हम लोग 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, तो हम हर स्टेप पे यूनिक आइडेंटिफायर देके कि ये उसके एग्स की आइडेंटिफायर है, ये जो स्पर्म की आइडेंटिफायर, आपके केस में एग्स की आइडेंटिफायर होगी। हर जो क्रायो डिवाइस हम कहते हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर के साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखी जाती है क्रायो कैनिस्टर्स में। तो मिक्सअप का सवाल तो बिल्कुल नहीं पैदा होता है, बिकॉज जब हम देखते हैं तो हम डबल रिव्यू करते हैं। एक जना निकालता है तो अगला उसे रिव्यू करता है, तो मिक्सअप होने के ऐसे सवाल नहीं होते हैं। तो ये तो खैर बहुत मतलब मुझे लगता है कि सबको इस चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए, खासकर कि जो मेरी जनरेशन का जो यूथ है उसको बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मैं तो बहुत जल्दी इस चीज़ को प्लान करना चाहूँगी अब, क्योंकि मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन एक चीज़ डिसाइड है, एम्प्लॉय बेनिफिट ले सकते हो इसका। डू यू नो गूगल, एप्पल जो है सैन फ्रांसिस्को में, एप्पल आई थिंक 5 इयर्स या 7 इयर्स पहले वो अपने एम्प्लॉइज को, फीमेल एम्प्लॉइज को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए फुल पेड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के साइकिल्स देती हैं। तो ये चीज़ इतनी पहले से अवेयर है। यूएस वगैरह में तो बहुत ही कुछ एम्प्लॉयर्स ही ये देते हैं, तो मे बी हम भी अपनी फीमेल एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पे कर देंगे। नहीं तो बिल्कुल, अगर मेरी एज को लेकर के, मेरी एज के जो आज का यूथ अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि अवेयरनेस ज़रूरी है, मतलब इन चीज़ों के लिए, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि शादी भी होनी है और फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बेबी भी प्लान करना है। तो बेटा है, बेबी प्लान करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। या एग्जैक्टली। अच्छा मैम, जैसे आपने हमारे लिए चीज़ बताई, फीमेल के लिए चीज़ें होती है, आपने मेल का भी बताया, तो जो दोनों की प्रोसेस है उसमें डिफरेंस होता है मतलब? हाँ, डिफरेंस होता है। मेल के लिए तो बहुत सिंपल है। मेल के लिए तो स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन या स्पर्म फ्रीजिंग जिसे कहते हैं, वो एक बार सैंपल देंगे, 2 से 3 दिन का एब्स्टिनेंस मेंटेन करते हुए आप सैंपल दीजिए, उसको 2 से 3 वायल में डिवाइड करके क्रायो प्रोटेक्टेंट करके एक चीज़ होती है, उसको ऐड करके एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करके फिर उनको वापस वही लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स में रख दिया जाता है। The only thing is the procedure is much simpler and very cost effective. उनके लिए तो it would hardly cost them 5 to 10,000. Okay. हाँ, because it is as simple. ना उन्हें कोई एक्स्ट्रा दवाई लेनी है, ना कुछ लेना है। Yes, but the one thing which is very important for male is that ये अल्कोहल और टोबैको एज वेल एज ड्रग्स, जो भी रिक्रिएशनल ड्रग्स या सिगरेट का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है स्पर्म की हेल्थ, उसकी मोटिलिटी वगैरह पे। इन केस अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, तो ऐसे केस में आई वुड एडवाइज कि आप एटलीस्ट कुछ मंथ्स के लिए, एटलीस्ट एक, आप हमेशा के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल भले ना फॉलो कर पाओ, कम से कम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का स्टेप लेने से पहले आप कुछ मंथ्स के लिए इस स्टेप को अवॉइड रेगुलर स्मोकिंग, अवॉइड रिक्रिएशनल ड्रग्स एंड अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उससे आपके एटलीस्ट जो आप गैमीट्स फ्रीज कर रहे हैं, और ये एज अवॉइड का मतलब ये नहीं कि 2 दिन के लिए अवॉइड किया और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हो गया। ये पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है 2 to 3 मंथ्स के लिए आप ये अवॉइड करेंगी तो इट इज़ बेटर फॉर यू। ओके। और हमारे लिए फीमेल्स के लिए भी कुछ ऐसा डाइट का कुछ प्लान्स होता है पहले का, कि फ्रीजिंग करवाने से पहले? सिंपल सा लॉजिक है कि यू आर व्हाट यू ईट। बॉडी का एक सेल वही है। एग क्या है? एक सेल ही है।
तो आप जो भी ये मैं मेरे टर्म्स में कुकर्म करें अपने शरीर के साथ इन टर्म्स ऑफ ईटिंग या नॉट स्लीपिंग वेल, लेट नाइट तक स्क्रॉल करते जाना, नींद पूरी ना करना, ये सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल पे पड़ता है। सो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। तो वेट, प्रॉपर बॉडी वेट, हेल्दी डाइट, ये सबका मतलब हर सेल पे असर पड़ता है। लोग स्किन के लिए, बाल के लिए सोचते हैं, आप तो एग्स की बात कर रहे हो जिससे आपका फ्यूचर का जनरेशन पैदा होगा। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अच्छा खाएं पिए। पूरे इंटरनेट में एक टाइप करो 10,000 चीजें मिल जाएंगी कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना तो तुम अपनी मम्मी को भी पूछोगे तो बता देंगी। जस्ट ट्राई एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ट्राई एंड हैव स्लीप, प्रॉपर स्लीप लीजिए एंड बॉडी वेट मेंटेन करिए। बहुत ज्यादा वेट से, मतलब ज्यादा वेट होने से बहुत फर्क पड़ जाता है, एग्स की क्वालिटी को सीधे सीधे फर्क पड़ता है। सो दैट इज ऑल दैट आई नीड टू से। थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए और इतने अच्छे से ये बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है हमारी फ्यूचर को सिक्योर करना इस एज में आने के बाद। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यान रखिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है।